गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा ई लेक्चर है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गाउस लॉ। यानी कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर किसी चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, और साथ में गाउस का नियम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सामान्य जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है वो होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, किसी चार्ज क्यू की वजह से एट ए आर डिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चार्ज क्यू को रख दिया है तो क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर सारे परमाणु जो होते हैं, सामान्यतः हम जैसे देखें कि अध्रुवीय हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्यू चार्ज को रखेंगे तो वो ध्रुवित हो जाते हैं। उनका ध्रुवित होने का जैसे डायरेक्शन क्या होगी कि जैसे क्यू चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो सभी जो अणु होते हैं उनके सेंटर का जो नेगेटिव है, या यूँ कहें कि जो ऋणात्मक आवेश का केंद्र है वो क्यू आवेश की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सभी अणुओं का जो ऋणात्मक आवेश का सिरा है वो क्यू आवेश की ओर ध्रुवित हो जाएगा, और त्रिज्यक दिशा में, यानी कि जैसे क्यू एक सेंटर हो जाएगा और उसके चारों ओर एक सर्किल के फॉर्म में ध्रुवित अणु जो हैं वो इकट्ठे होने लगेंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबका ऋणात्मक सिरा जो है वो प्लस क्यू आवेश की ओर होता है, और धनात्मक जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्यू से बाहर की तरफ, और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। इस तरीके से बाहर की तरफ हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्रुवण और विस्थापन तीनों जो है वो एक ही दिशा में इसके अंदर होते हैं। एक बिंदुवत आवेश Q को केंद्र मान करके हम अगर r त्रिज्या का गोला खींचते हैं तो उस गोले के अंदर ध्रुवण के कारण बद्ध आवेश औसतन रूप से बद्ध आवेश से अधिक होता है, क्योंकि r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचने पर क्या होता है, क्योंकि इसमें Q आवेश की तरफ चारों तरफ क्या है, ऋणावेश के होने की प्रायिकता ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम कोई भी काल्पनिक गोला खींचते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होने की आशंका रहेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है, कुल नेट आवेश जो है वो बद्ध आवेश को सम्मिलित करने पर Q से कम हो जाता है। वैसे तो Q चार्ज है और रखा हुआ, बट क्या होता है कि ध्रुवण की वजह से चूँकि ऋणात्मक आवेश भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आया, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके प्रभाव को कम कर देता है, इसके प्रभाव को कम कर देगा ये। तो इस वजह से आर रेडियस का अगर हम काल्पनिक गोला खींचते हैं तो उसके पृष्ठ पर जो प्रेरित ध्रुवण या बद्ध आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस पी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ध्रुवण यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन जो है वो चार्ज के बराबर होता है। तो अभी इसके पृष्ठ पर आवेश कितना है, सिग्मा पी, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर कुल ऋण आवेश, तो चूँकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो Q बाई ए होता है। यहाँ पे R रेडियस का गोला खींचा है तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सिग्मा को हम P लिख रहे हैं तो Q इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर P, ठीक है, ये आ जाता है, ओके। तो गाउसीय पृष्ठ पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित होने के कारण संपूर्ण बद्ध आवेश गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। अभी हम लोगों ने जैसे आर रेडियस का गोला खींचा तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर में क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ जो है वो ऋणात्मक आवेश जो है वो वितरित है। तो हम जैसे एक नाभिक की कल्पना करते हैं, नाभिक के केंद्र में एक धनात्मक आवेश और उसके चारों ओर ऋणात्मक आवेश का वितरण होता है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित माना जाता है, उसी तरीके से इसमें माना गया है। तो कूलाम के नियम से गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्योंकि चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, कम। ये ऋणात्मक आवेश है और Q हमारा धनात्मक आवेश है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर के इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q ओवर आर स्क्वायर, के आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आ गया Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी ओवर आर स्क्वायर, ओके।
आर कैप जो है वो त्रिज्य दिशा में एकांक सदिश है। परावैद्युत माध्यम में प्रेरित ध्रुवण, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, जहाँ काई क्या है, विद्युत प्रवृत्ति होती है। ओके, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई, और एप्सिलॉन नॉट ये रिलेशन हमने पहले पढ़ा था कि ध्रुवण जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानुपाती होता है। एप्सिलॉन नॉट काई एक नियतांक है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है और काई ससेप्टिबिलिटी है। तो एप्सिलॉन नॉट काई ई की जगह ई का मान रख देते हैं, ये ई का मान जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो इससे आगे क्या निकल के आता है कि अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसके पास क्या है, पी के पास 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट काई, अंदर गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट काई भी आ जाएगा, और इस पी के पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सिर्फ काई नहीं है, दोनों अगर एक तरफ आएंगे तो जुड़ेंगे, तो 1 प्लस काई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, ऐसे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई क्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ओके, और काई बच गया काई क्यू। ठीक है, तो काई क्यू आ गया और 4 पाई आर स्क्वायर आ गया बट्टे में पी के बराबर। ठीक है, केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश हो गया Q इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, यही होगा, क्योंकि अभी हमने 4 पाई आर स्क्वायर पी क्या निकाला था, सरफेस पे बाउंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी का मान रख देंगे, पी का मान रखेंगे तो Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और Q का पी का मान क्या है काई Q, और 4 पाई आर स्क्वायर और 1 प्लस काई। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गया, 1 प्लस काई था, तो इधर क्या है Q है स्मॉल, तो Q को तो कॉमन ले लो, तो 1 प्लस काई और माइनस काई, Q तो कॉमन आ गया, बट्टे 1 प्लस काई हो जाएगा, काई से काई गया तो Q बट्टे 1 प्लस काई बनेगा, Q बटे 1 प्लस काई आ जाता है। चूँकि हम जानते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता के सिद्धांत से कि Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस काई होता है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो कैपिटल Q बटे क्या आ जाएगा, स्मॉल q ओवर एप्सिलॉन आर आ जाता है। यानी कि जो आवेश है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 1 बाई एप्सिलॉन आर गुना जो है वो कम हो जाता है परावैद्युत माध्यम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस आवेश की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, Q ओवर के, Q ओवर आर स्क्वायर करते हैं, तो Q का मान कितना हो गया, Q ओवर एप्सिलॉन आर हो गया। ठीक है, तो Q ओवर एप्सिलॉन आर स्क्वायर आर के का मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या आ गई, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर स्क्वायर आर के आ गई। यानी कि परावैद्युत माध्यम का प्रभाव जो है वो स्वतंत्र आवेश की मात्रा को एप्सिलॉन आर गुना कम कर देता है। यानी कि जो चार्ज की ओरिजिनल वैल्यू स्मॉल q है उसको कम करके 1/r गुना कम कर देता है, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम कर देता है। अब क्या कहता है कि अगर किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर प्रभावी आवेश की मात्रा के 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुना के बराबर होता है। यहाँ परावैद्युत माध्यम की, यानी इसने क्या है उसी लैंग्वेज को फिर से लिखा है कि परावैद्युत माध्यम के अंदर किसी बंद पृष्ठ से हमने एक बंद पृष्ठ क्रिएट करना है, और उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, जो प्रभावी आवेश की मात्रा होती है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। चूँकि ये नियम होता है फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, प्रभावी आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुने के बराबर होता है। और माध्यम अगर उपस्थित होगा, अगर परावैद्युत माध्यम होगा उसके अंदर कोई बंद पृष्ठ है, तो यही जो फ्लक्स है वो जो भी कुल आवेश है उसकी 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के गुणा के बराबर होगा। यानी कि अगर माध्यम दिया होगा तो हमें 1/एप्सिलॉन आर से भी गुणा करना होगा, और अगर माध्यम नहीं दिया होता, निर्वात की बात कर रहा है, तो निर्गत फ्लक्स जो है वो केवल Q के
1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी इन ए मीडियम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, जो माध्यम में विद्युतशीलता बटे निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो निर्गत फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको आप एप्सिलॉन लिख सकते हो। ओके, फिर क्या है कि अगर स्वतंत्र आवेश q का आयतन घनत्व, जो इंडिपेंडेंट रखा हुआ चार्ज है हमारा, उसका आयतन घनत्व रो फ्री हो तो q इज इक्वल टू रो फ्री डी वी। रो क्या होता है, रो होता है, ये होता है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू रो फ्री डी वी हो गया। यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखें तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका मान माध्यम की उपस्थिति से बदलता नहीं है। d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/ε डी वेक्टर डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन, इसको यहाँ पे ई की जगह मान रख दिया, तो एप्सिलॉन को इधर ले जाएं, सॉरी इधर नहीं, क्यू का मान रख दें, तो रो फ्री डी वी, दोनों तरफ से एप्सिलॉन गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो रो फ्री डी वी। इधर है क्लोज्ड सरफेस के लिए डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जिसको आप गाउस के डाइवर्जेंस नियम से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हैं। किसी भी सदिश का किसी बंद सरफेस के अलोंग अगर जो पृष्ठ समाकलन है उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो इसको आप पृष्ठ समाकलन में जब कन्वर्ट करते हो, ये वाला ओके, इसको यहाँ पुट करोगे तो दोनों तरफ डी वी होने से डी वी आप हटा दो, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, रो फ्री। यानी कि यहाँ से क्या बात निकल कर के आती है, यही गाउस की प्रमेय का अवकल रूप कहलाता है और इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि विद्युत विस्थापन सदिश डी वेक्टर की उत्पत्ति केवल स्वतंत्र आवेश के कारण होती है। विद्युत विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसकी जो उत्पत्ति है वो केवल स्वतंत्र आवेश के कारण होती है। अगला जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, तो यहाँ तक आप स्टडी कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा बच्चों। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैन, तो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ से इसको समझ लें कि किस तरीके से ये होता है। क्यू चार्ज के चारों तरफ समस्त अणुओं के ऋणात्मक जो आवेश है उनका केंद्र जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या ध्रुवित हो जाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो है वो, अगर आर रेडियस का गोला खींचे और यानी कि क्यू का प्रभाव क्षेत्र देखें, जहाँ पर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होगा, तो उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें ऋणात्मक आवेश का भी योगदान रहेगा। ओके बच्चों, तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।